हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, थंबनेल थोड़ा आज फ़नी था। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो है कि थंबनेल में क्या लगा हुआ है कि बड़े कोचिंग वाले ऐसा क्यों नहीं कराते हैं, क्योंकि ऐसे प्रूफ के साथ में अगर दिखा देंगे तो उनका फ्रेंड्स कोर्स नहीं बिकेगा। तो देखिए आपको जो है कि थंबनेल भी दिख गया होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पीआईटी के देखिए ख़ास तौर से आप जो है कि पीआईटी के स्टूडेंट हैं, तो आप जो है कि एनालिसिस भी कर रहे होंगे कि जो है कि साइंस के प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं और ज्योग्राफी के प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग जो है कि उसी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए विज्ञान के आपके पूरे जो है कि मैं 45 प्रश्नों का एनालिसिस कराऊंगा। देखिए पीवाईक्यूज तो सभी करवाते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता है बड़े कोचिंग वाले कि कहाँ से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के साइंस के 45 प्रश्नों को दिखाऊंगा और सिर्फ इन्हीं दो बुक्स से। अभी क्लियर कर दूं, ये है आपकी क्लास 9th की NCERT साइंस की, और ये है क्लास आपकी 10th NCERT साइंस की। तो जितने भी प्रूफ्स आप देखेंगे 45 प्रश्नों का, सभी इन्हीं दोनों बुक्स से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और TRE 3 से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद TRE 2 के प्रश्नों को देखेंगे, और फिर TRE 1 के साइंस के प्रश्नों को देखेंगे कि कहाँ से पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर TRE 3.0 जो री एग्ज़ाम हुआ था, जिसकी ज्वाइनिंग अभी जो है कि प्रक्रिया चल रही है, उसमें के फ्रेंड्स 15 साइंस के प्रश्नों को देखेंगे कि वो 15 प्रश्न आपके कहाँ से पूछे गए थे। देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की जब जब तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, तो उनके प्रीवियस ईयर का एनालिसिस बढ़िया तरीके से करना होता है कि प्रश्न किस चैप्टर से और किस टॉपिक से और कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तभी फ्रेंड्स आप जो है कि उस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बनाते हैं और जो है कि बढ़िया बुक जो है कि मार्केट से परचेज करते हैं, और या अपने जो है कि हिसाब से ऑनलाइन जो है कि कोर्स लेते हैं किसी बढ़िया टीचर का, और अपनी जो है कि तैयारी को अंजाम देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हम लोग जो है कि उसी पे बात कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग ख़ास तौर से पीआईटी के प्रश्नों का। तो फ्रेंड्स देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए 120 नंबर का प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो ये आपको जो है कि क्लियर हो जाएगा कि आपको जो है कि साइंस के लिए हमें पीआईटी के लिए या 6 to 8 के लिए कहाँ से पढ़ना है, और किन चीज़ों को जो है कि सटीक चीज़ों को पढ़ के हम लोग साइंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये जो सोर्स आपको बताऊंगा बिल्कुल ऑथेंटिक बताऊंगा। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 120 नंबर का प्रश्न है, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स उत्तल जो है कि दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब देखिए ये TRE 3.0 री एग्ज़ाम पीआईटी का प्रश्न है, और इसका सोर्स कहाँ से है और कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जो है कि देखिए यहाँ से ये क्लास 10th की NCERT है, और क्लास 10th की NCERT है। और फ्रेंड्स प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, देखिए प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर है, और इस चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर नंबर 9 है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। और यहाँ से देखिए यहीं से ये प्रश्न पूछा गया था। मैं TRE 3.0 पीआईटी भी लिखा हूँ। देखिए उत्तल दर्पणों के उपयोग, देखिए उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य, यहाँ से देखिए पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहनों के पार्श्वों में लगे होते हैं, पार्श्व मतलब पीछे लगे होते हैं, और इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। तो यहाँ से यहीं से ये जो है कि प्रश्न आपका
पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी पीआरटी के स्टूडेंट हैं और आपका 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया है, तो ये वीडियो देखकर आप शॉक हो जाएंगे कि इतने सारे प्रश्न जो है कि इतने ही जो है कि कम श्योर्स में पूछे गए हैं। और यहाँ से देखिएगा 94 नंबर का प्रश्न। देखिए सारे क्वेश्चंस पेपर पीआरटी के फाइनल आंसर की के साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से फ्रेंड्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि टंगस्टन का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो विद्युत बल्ब में जो है कि टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। और यहाँ से इसका जो है कि सोर्स कहाँ से है, ये कहाँ से पूछा गया है, तो फ्रेंड्स देखिए क्लास 10th की एनसीईआरटी में ही चैप्टर नंबर है कौन सा, तो चैप्टर नंबर है हमारा फ्रेंड्स 11, जिसका नाम है विद्युत। और इसी जो है कि चैप्टर से ये पूछा गया है। यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ TRE 3.0 PRT, यानी कि यहाँ से देखिए विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में तो एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। एक सोर्स यहाँ से। और फ्रेंड्स देखिए इसी चैप्टर में जब आप जाएंगे थोड़ा सा नीचे, तो यहीं से थोड़ा सा नीचे जब आप जाएंगे इसी चैप्टर में, देखिए यही चैप्टर है विद्युत, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसी चैप्टर में अगले पेज पे जब आप जाएंगे तो फ्रेंड्स बिल्कुल यहीं से ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। यहाँ से जब आप थोड़ा सा नीचे जब आप जाएंगे तो देखिएगा, बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मैं TRE 3.0 PRT भी लिखा हूँ और यहीं से जो है कि ये प्रश्न पूछा गया था। और बिल्कुल फ्रेंड्स क्लास 10th की एनसीईआरटी से ही। मैं एक बार यहाँ से आपको क्लियर कर दूँ कि फ्रेंड्स क्लास 9th और क्लास 10th से ही ये सारे चैप्टर, ये सारे प्रश्न आपके मिल गए हैं। तो आपको जो है कि साइंस के लिए क्या पढ़ना है, क्लास 9th की एनसीईआरटी और क्लास 10th की एनसीईआरटी। अगर आपके पास टाइम है तो फ्रेंड्स आप 7th और 8th की भी ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप 15 में से 15 प्रश्नों को बनाना चाहते हैं, अगर आप 15 में से 12 या 13 बनाना चाहते हैं, तो आप केवल 9th और 10th को पढ़ लीजिए। आराम से जो है कि आप साइंस के प्रश्नों को कवर कर पाएंगे। यहाँ से देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो एक जो विद्युत फ्यूज होता है, ये जो है कि फ्रेंड्स किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि फ्रेंड्स ये किस चैप्टर से पूछा गया है, तो जब आप क्लास 10th की एनसीईआरटी में उसी चैप्टर में जिसमें बल्ब टंगस्टन वाला प्रश्न पूछा गया था, उसी में से जो है कि ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, एक प्रश्न यहाँ से और एक प्रश्न यहाँ से। देखिए विद्युत बल्ब को बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, और जो विद्युत फ्यूज होता है और ये जो है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो यहाँ से ये प्रश्न था, आपने जो है कि इसको भी देख लिया। अब फ्रेंड्स देखिए ये एक प्रश्न आपके जो है कि पूछा गया था, सूखी बर्फ है, यानी कि 38 नंबर का प्रश्न। जब आप देखिए ये सेट नंबर मैं ई से बता रहा हूँ, और सेट नंबर ई में जब आप जाएंगे तो 38 नंबर का आपको ये प्रश्न मिलेगा, सूखी बर्फ है। तो सूखी बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब जब इसका सोर्स की बात करेंगे, तो इसकी सोर्स की जब बात करेंगे फ्रेंड्स, जब आप जाएंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस में, देखिएगा चैप्टर क्या है, चैप्टर पहला है। चैप्टर पहला ही है हमारे आसपास के पदार्थ, और हमारे आसपास के पदार्थ में ही फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। यहाँ से देखिएगा, मैं TRE 3.0 PRT भी लिखा हूँ। देखिए एक लाइन में ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। तो यहाँ पे 38 नंबर का मैं प्रश्न भी लिखा हूँ। बिल्कुल फ्रेंड्स प्रश्न आपके क्लास 9th और 10th से ही पूछे जा रहे हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स इसको भी आपने देख लिया। और यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि फ्रेंड्स इसमें लैक्रिमल नहीं है, और ये क्या है, थायराइड और पिट्यूटरी, ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बात करेंगे कि सर ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है,
तो ये सबसे पहले कौन से नंबर का प्रश्न है, तो देखिएगा ये 54 नंबर का प्रश्न है। और क्लास 10th की एनसीईआरटी में जब आप जाएंगे चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए फ्रेंड्स, नियंत्रण एवं समन्वय, और इसी जो है कि चैप्टर में से ये यहाँ पर देखिए बिल्कुल ग्राफ बना के दिया गया। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या है, पिट्यूटरी है और थायराइड है, और दोनों ऑप्शंस आपके ये दिए गए थे, तो ये है। और तीसरा वाला जो लैक्रिमल है वो फ्रेंड्स आपका जो है कि बहिर यानी कि बाह्य ग्रंथि है। तो यहीं से आपका जो है कि राइट आंसर निकल के आ जा रहा है। बिल्कुल आपको वहाँ पे अगर अच्छा तरीका से नहीं दिख पा रहा होगा तो यहाँ पर देखिए मैं उसी चैप्टर को एनसीईआरटी के पीडीएफ डाउनलोड करके यहाँ पर देखिए नियंत्रण एवं समन्वय, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ से अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि में देखिएगा पिट्यूटरी है और थायराइड है। बिल्कुल यहीं से जो है कि आप थायराइड और पिट्यूटरी देखिए दोनों क्या हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। और आपके प्रश्न में क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो फ्रेंड्स इसमें लैक्रिमल जो है कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ से ये प्रश्न का आंसर भी आपको मिल गया है। और अब हम लोग बढ़ेंगे 129 नंबर का प्रश्न। देखिए क्या पूछा गया है, 129 नंबर का प्रश्न देखिए, प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। अब आप इसको कहेंगे कि ये स्टैटिक जीके है या ये प्रश्न साइंस से नहीं पूछा गया है, तो इसको भी मैं प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा। देखिए प्राचीन जो भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ है, ये कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है, दिल्ली में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जब आप फ्रेंड्स जाएंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 में, तो चैप्टर नंबर 3 क्या है, धातु एवं अधातु। यहाँ पर देखिएगा धातु एवं अधातु, और देखिए इसी जो है कि चैप्टर में यहाँ पे दिल्ली स्थित लौह स्तंभ के बारे में दिया गया है। तो यहीं से आपका राइट आंसर निकल के आ जा रहा है। इसका जो है कि इस चैप्टर में दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का जिक्र क्यों किया गया है, देखिए लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया। उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की। इस स्तंभ की जंगता से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट है स्थित है। यह लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा है और भार कितना है, तो 6 टन है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपका बन सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो दिल्ली स्थित लौह स्तंभ है इसमें जंग नहीं लगता है, और इसी के कारण जो है कि धातु एवं अधातु में चैप्टर में ये प्रश्न दिया गया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ से ये प्रश्न था। और यहाँ से फ्रेंड्स 138 नंबर के प्रश्न की बात जब करेंगे हम लोग, तो निम्नलिखित में से नीले लिटमस को लाल में बदल देगा, यानी कि जो नीले लिटमस को लाल कर देगा वो क्या कहलाता है, तो वो फ्रेंड्स अम्ल कहलाता है। तो अम्ल कहलाता है, तो अम्ल इसमें क्या है, तो अम्ल फ्रेंड्स इसमें सिरका है। तो आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, सिरका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। और इसके प्रूफ की अगर बात करेंगे तो जब आप जाएंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 क्या है फ्रेंड्स, तो देखिएगा अम्ल क्षारक एवं लवण है, और अम्ल क्षारक एवं लवण है। और यहाँ से देखिएगा बिल्कुल यहाँ से दिया गया है, देखिए सिरका, मैं यहाँ पे TRE 3.0 भी लिखा हूँ। देखिए सिरका क्या है, तो सिरका एक अम्ल है, ठीक है, सिरका अम्ल है। और अम्ल क्या करता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि बना था। देखिए चैप्टर नंबर 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण, और यहाँ से देखिएगा बिल्कुल नींबू पानी सिरका एवं बेकिंग सोडा का विलयन। और यहाँ से देखिए अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और सिरका का भी स्वाद खट्टा होता है, इसलिए फ्रेंड्स सिरका क्या है, अम्ल है। और ये अम्ल क्या करता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो यहाँ से इस प्रश्न का आपका आंसर निकल के आ गया है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे और 87 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 87 का देखिए, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, यानी कि जो मानव नेत्र होता है उसमें जो फोकस दूरी में परिवर्तन किस किस चीज़ के कारण होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स सिलियरी मसल्स के कारण जो है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन देखने को मिलता है, घटती है या बढ़ती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। अब बात करेंगे इस प्रश्न के प्रूफ की, तो देखिएगा जब आप जाएंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 क्या है,
तो देखिएगा यहाँ से चैप्टर नंबर हमारा 10 है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और इस चैप्टर से देखिए बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। और यहाँ से देखिएगा समंजन क्षमता, समंजन क्षमता में देखिए पश्चमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता जो है कि बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है, परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। यानी कि पश्चमाभी पेशियों के द्वारा जो है कि फोकस दूरी में परिवर्तन देखने को मिलता है। और पश्चमाभी पेशियाँ होता क्या है फ्रेंड्स, तो ये हिंदी है और इसको इंग्लिश में ही इसी पश्चमाभी पेशियों को सिलियरी मसल्स भी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से देखिए मैं गूगल भी करके देखा था, तो देखिए यहाँ से पश्चमाभी पेशियों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिलियरी मसल्स कहते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न था क्लास 10th की एनसीईआरटी मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये एक अंदाज़ा लग रहा होगा कि क्लास 9th और 10th ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा और यहाँ से इस चैप्टर में देखिएगा कुछ जो है कि प्रश्न देते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर 4 क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पश्चमाभी पेशियों के द्वारा, और इन्हीं पश्चमाभी पेशियों को क्या कहते हैं, सिलियरी मसल्स हम लोग कहते हैं। तो सिलियरी मसल्स हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका मिल गया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है, यानी कि इनमें से वानस्पतिक हार्मोन कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइटोकाइनिन क्या है, एक वानस्पतिक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग इस प्रश्न के सोर्स की। तो देखिएगा यहाँ से जब आप जाएंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से पहला प्रश्न क्या दिया गया है इस चैप्टर में अभ्यास में, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, और पादप हार्मोन में देखिएगा क्या है, साइटोकाइनिन है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर। देखिए TRE 3.0 में PYQ भी लिखा हूँ जो कि PIT में पूछा गया था। और बात करेंगे और इसी चैप्टर में, तो देखिएगा यहाँ से नियंत्रण एवं समन्वय है, और नियंत्रण एवं समन्वय में ही देखिएगा यहाँ से पादप हार्मोन का दूसरा जो है कि उदाहरण क्या है, जिब्रेलिन है, जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होते हैं, और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में प्रेरित होता है। यानी कि साइटोकाइनिन क्या है, पादप हार्मोन है। अब देखिएगा और ऑप्शंस की बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ से जंतु हार्मोन, और जंतु हार्मोन में क्या है, तो यहाँ से देखिएगा यहाँ से एस्ट्रोजन, मादा में जो है कि एस्ट्रोजन का स्रावण किसके द्वारा होता है, तो एस्ट्रोजन के द्वारा यहाँ पे होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था, और देखिए मादा में, यानी कि फ्रेंड्स ये एस्ट्रोजन क्या है, तो ये जंतु हार्मोन है, और साइटोकाइनिन क्या है, तो पादप हार्मोन है। और यहाँ से और बात करेंगे तो देखिए यहाँ से इंसुलिन, और इंसुलिन के कारण जो है कि हमें क्या होता है, तो मधुमेह रोग होता है, और मधुमेह रोग को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि हम लोग जो है कि शुगर के नाम से जानते हैं। और यहाँ से देखिए जब रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावण जो है कि कम हो जाता है। तो ये क्या है, तो इंसुलिन हमारा एक जो है कि जंतु हार्मोन है, और इंसुलिन जो है कि ये क्या है, जंतु हार्मोन, और जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये क्या है, पादप हार्मोन है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं, यानी कि 41 नंबर का प्रश्न। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, जो है कि आयोग ऑप्शन नंबर ई माना था, और बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ई। अब देखिए ओजोन O3 के बारे में जब आप जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ से ओजोन O3 के बारे में जब आप यहाँ पे जाएंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी में, जब चैप्टर नंबर लास्ट है हमारा पर्यावरण, और हमारे पर्यावरण चैप्टर में क्या दिया गया है, ओजोन O3 के बारे में यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पे देखिएगा ओजोन O3, देखिए ओजोन एक क्या है, तो घातक विष है, परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में, तो यहाँ पे देखिएगा ऊपरी स्तर में, और यहाँ पे क्या कहा गया है, ये क्या है, तो मध्य मंडल में। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। और ये क्या है, अस्थाई गैस है, यहाँ पे क्या कहा गया है, अस्थाई गैस है। और यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा सुरक्षा प्रदान करती है। और यहाँ से देखिए उच्चतम स्तर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव के ऑक्सीजन
O2 के अणुओं को ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण अणुओं O2 को स्वतंत्र विघटित कर सकती है। तो यहाँ से जो है कि इस प्रश्न का आंसर निकल के आ गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ से देखिए बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है। तो बायोगैस का जो है कि प्रमुख घटक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, मीथेन को कहा जाता है, CH4। और यहाँ से जो है कि यहाँ से देखिएगा बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है, मीथेन है, जिसको CH4 के नाम से जानते हैं। और जब बात करेंगे हम लोग इस जो है कि प्रश्न की कि कहाँ से पूछा गया है, तो क्लास 10th की NCERT में जब आप चैप्टर नंबर 4 के तरफ जाएंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक, और इस चैप्टर से ही ये जो है कि प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे देखिएगा मैं TRE 3.0 PRT PYQs भी लिखा हूँ। देखिए मेथेन को देखते हैं, जो कार्बन का यौगिक है, ईंधन के रूप में मेथेन का अधिकाधिक उपयोग होता है तथा यह बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक है। और देखिए मीथेन, इसका जो है कि एग्जाम्पल क्या है, मीथेन, और मीथेन का सूत्र क्या है, CH4। तो बायोगैस किसका घटक है, तो मीथेन का घटक है। और यहीं से जो है कि ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था। तो आप जो है कि देख पा रहे होंगे यहाँ से। और ये देखिए 113 नंबर का प्रश्न, 113 नंबर का प्रश्न हमें मिला था, लेकिन फ्रेंड्स क्लास 9th और 10th में नहीं मिला था, क्लास जो है कि 7th की NCERT में मिला था। देखिए रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी कि जंग क्या है, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, तो इसका जो है कि राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। और यहाँ से देखिएगा हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, तो यहाँ से इस जो है कि लोहे में जंग लगना, इसके बारे में क्लास 7th में इसका जिक्र किया गया है। तो अगर फ्रेंड्स आप पढ़े रहेंगे तो प्रश्न को बना पाएंगे। और यहाँ से देखिएगा लाइकेन में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है, तो ये सभी को पता है, म्यूचुअलिज्म यानी कि सहोपकारिता। ऑप्शन नंबर यहाँ से C बिल्कुल राइट आंसर है। और ये हमें क्लास 8th की NCERT में मिला था। अब फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा, और यहाँ से देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रृंखला खाद्य श्रृंखला है, यानी कि इसमें खाद्य श्रृंखला क्या है, तो घास जो है कि हिरण और बाघ, ये क्या है, तो ये हमारे खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ से A बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से जब 127 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, तो जब आप जाएंगे क्लास 10th की NCERT में, चैप्टर नंबर क्या है, 13 है। और चैप्टर नंबर 13 में यहाँ से देखिएगा क्या पूछा गया है। देखिए सबसे पहले आहार श्रृंखला एवं जाल, और यहाँ से देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है, एक खाद्य श्रृंखला है। तो देखिएगा यहाँ से प्राकृतिक में आहार श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे देखिएगा पादप हो जाएगा, पेड़ पौधे हो जाएगा, घास हो जाएगी, और हिरण हो जाएगा, और यहाँ पे बाघ हो जाएगा। क्योंकि खाद्य श्रृंखला कैसी होती है, तो देखिए ये प्राथमिक उपभोक्ता, और ये द्वितीयक उपभोक्ता, और बाघ जो है कि तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को जो है कि द्वितीय उपभोक्ता, देखिए घास को हिरण खा जाता है, और हिरण को जो है कि बाघ खा जाता है। तो ये यहाँ पे हमारा जो है कि खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, और यहीं से जो है कि ये प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे हमारा पर्यावरण, और हमारे पर्यावरण चैप्टर में जैसे ही अभ्यास में यहाँ पर देखिएगा, ये जो प्रश्न आपका है, ये क्लास 8th में पूछ लिया गया था, 6 to 8 मैथ और साइंस में, सेम यही ऑप्शन, सेम यही प्रश्न। और यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो घास और बकरी और मानव। तो यहाँ से घास को जो है कि बकरी खा जाएगी, और बकरी को जो है कि मानव खा जाता है। तो यहाँ से जो है कि आहार श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। तो बेसिक सा प्रश्न है, कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा। और यहाँ से देखिए एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से C बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे उत्पाद का जो है कि पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है। और ये जो है कि क्लास 10th की NCERT में इसी चैप्टर में चैप्टर नंबर 13 है हमारा पर्यावरण। और यहाँ से जब आप जाएंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल देखिएगा यहाँ से क्या हो रहा है, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के ऊर्जा के लिए सबसे बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध हो पाती है। और यहाँ से देखिएगा निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सर्वाधिक है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक है।
और यहाँ से देखिएगा यानी कि उत्पादक स्तर पे जो है कि ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है। और ये जब उत्पादक से देखिए सबसे अधिक ऊर्जा स्तर इसमें होता है, और जब आगे जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ऊर्जा स्तर सबसे कम होती है। तो तृतीयक जो उपभोक्ता होता है उसमें ऊर्जा स्तर सबसे कम हो जाती है। तो यहीं से ये प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ से देखिएगा ये TRE 1 में पूछ लिया गया था। स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जब आप TRE 1 में 102 नंबर का प्रश्न जब आप देखिएगा तो ये प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आप लगभग 15 प्रश्नों को देखे हैं। और यहाँ से देखिएगा एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है, तो उत्पादक होता है। एनालिसिस करेंगे और श्योर्स भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये 56 नंबर का प्रश्न आपके TRE 2.0। देखिए 2.0 में बहुत कम सीटें थी, इसलिए फ्रेंड्स इसमें बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन सीटें कम हो या ज़्यादा हो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आपको अगर आप PRT के स्टूडेंट हैं तो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के क्वेश्चंस पेपर का बढ़िया तरीके से सभी सब्जेक्ट का आप एनालिसिस करिए, और जो है कि TRE 4.0 में अपना जो है कि बेहतर स्ट्रेटजी बनाइए और जो है कि बढ़िया स्कोर करिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मानव कान का श्रवण प्रास क्या होता है, ये आपके TRE 2.0 में पूछा गया था PRT में प्रश्न, जिसका जो है कि राइट आंसर क्या है, तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो अब हम लोग इसका सोर्स देखेंगे कि ये कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं कि ये क्लास 10th की NCERT है, और क्लास 10th की NCERT साइंस में जब आप ध्वनि नामक चैप्टर में जाएंगे तो यहाँ पे इस प्रश्न का आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैं यहाँ पर TRE 2.0 PRT भी लिख दिया हूँ। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा ये आपका प्रश्न, यहाँ से आपके प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। देखिए मैं TRE 2.0 PRT लिखा हूँ। देखिए हम सभी आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकते हैं। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। देखिए एक लाइन में जो है कि आपका आंसर निकल के यहाँ से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद जो है कि आपको ये निष्कर्ष निकलेगा कि आपको जो है कि कहाँ से पढ़ना है। देखिए आपने एक प्रश्न देखा और हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 51 नंबर का प्रश्न, ये आपका देखिए ये सभी साइंस के प्रश्न TRE 2.0 के हैं। तो मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि ये TRE 2.0 PRT का प्रश्न है, सभी प्रश्न TRE 2 के हैं और PRT के हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 51 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, यानी कि पीने के लिए उपयुक्त है, वो कौन सा एल्कोहल है। ऑप्शंस देखिए क्या दिया गया है, मेथेनॉल, हेक्सेनॉल और एथेनॉल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है एथेनॉल। फ्रेंड्स ये पेय जो है कि उपयुक्त है पीने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका भी सोर्स अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जब आप जाइएगा क्लास जो है कि क्लास यहाँ पे ये कौन से क्लास की है, यहाँ पे मैं पहले प्रश्न दिखा दूँ कौन सा प्रश्न है। तो ये है प्रश्न आपका 51 नंबर का, और 51 नंबर का जो है कि ये है आपका, जैसे ही आप क्लास 10th की NCERT साइंस में जाइएगा तो उसमें आपको जो है कि यहाँ पे कार्बन एवं उसके यौगिक ये एक चैप्टर है। और ये कौन सा चैप्टर है, तो फ्रेंड्स ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 है। और देखिए यहाँ पे एथेनॉल के गुणधर्म में क्या दिया गया है, देखिएगा ध्यान से फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है तथा यह सभी एल्कोहल पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव है। देखिए एक लाइन में ही बिल्कुल आपका आंसर निकल के आ गया है। तो फ्रेंड्स यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं NCERT से। अगर आप PRT के स्टूडेंट हैं, अगर आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, तो आपको जो है कि क्लास वैसे तो अगर आपके पास टाइम है तो 6 से लेकर 10 तक NCERT साइंस की आप पढ़ जाइए लाइन बाय लाइन, और यहीं से आप जो है कि सभी प्रश्नों को सही कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से और ख़ास तौर से फ्रेंड्स अगर आप 6 और 7 और 8 का नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ आप जो है कि क्लास 8 का,
क्लास 9th का और क्लास 10th का, ये तीनों क्लास का पढ़ जाइए। आप जो है कि पीआरटी के 6 to 8 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से ये प्रश्न का आंसर आपको मिल गया। और देखिए यहाँ से 49 नंबर का प्रश्न, देखिए किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, यानी कि जो किसी चालक का प्रतिरोध होता है वो किसके समानुपाती होता है। तो ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से इसका सोर्स कहाँ से है, तो इसका सोर्स फ्रेंड्स देखिएगा क्लास 10th की एनसीईआरटी में जब आप जाएंगे चैप्टर नंबर 11, वो चैप्टर कौन सा है, तो वो चैप्टर है फ्रेंड्स विद्युत। और विद्युत नामक जब चैप्टर में जाएंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी में, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, टीआरई 2.0 पीआरटी भी लिख दिया हूँ। देखिए ओम के नियम को अनुप्रयोग करने पर यह पाते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर जो है कि निर्भर करता है, यानी कि ये तीनों पर निर्भर करता है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया था कि प्रतिरोध जो है कि चालक का प्रतिरोध किसके जो है कि समानुपाती होता है। तो यहाँ से देखिएगा, मैं थोड़ा सा अगर इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ से देखिएगा, धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अनुक्रमानुपाती और समानुपाती दोनों शब्द एक ही है और दोनों का अर्थ भी एक ही है। तो आप जो है कि जब सर्च करिएगा कि गूगल पे कि समानुपाती और अनुक्रमानुपाती में क्या अंतर है, तो आंसर आपको मिलेगा कि दोनों एक ही है। तो ये जो चालक का प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, और यहाँ से इस प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। और जो चालक का प्रतिरोध होता है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल यहीं से प्रश्न आपके आ रहे हैं। और देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये आपके टीआरई 1 में भी पूछा गया है, टीआरई 2 में भी पूछा गया है और टीआरई 3 में भी पूछा गया है, पीआरटी में ही। तो 48 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी बैंगनी। देखिए प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश क्या है, तो ये है बैंगनी, बैंगनी है ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लास 10th की एनसीईआरटी में जब आप जाएंगे चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो यहीं से इस प्रश्न का आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए पर्दे पर दिखाई देने वाले वर्णों का क्रम क्या है, तो सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग बैंगनी, उसके बाद जामुनी, फिर उसके बाद नीला, फिर उसके बाद हरा, फिर उसके बाद पीला, फिर उसके बाद नारंगी, फिर उसके बाद लाल। तो सबसे कम अपवर्तित यहाँ पे देखिएगा, लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है या सबसे कम अपवर्तित होता है, जबकि बैंगनी सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो यहीं से इस प्रश्न का आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये भी प्रश्न आपके टीआरई 1 में भी, टीआरई 2 में भी और टीआरई 3 में भी पूछा गया है। खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्यों। तो देखिए फ्रेंड्स जब आप गूगल करेंगे तो जस्ता और टीन नहीं, जस्ता और जिंक ये दोनों क्या हैं, ये एक ही हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप कमेंट जो है कि सर्च करके देख लीजिएगा। जस्ता और टीआरई 1 में क्या पूछा था, जिंक के बजाय टीन की परत क्यों चढ़ी होती है, और टीआरई ये देखिए टीआरई 2 में क्या पूछ दिया है, जस्ता के बजाय टीन का उपयोग। तो जस्ता और टीन दोनों एक ही है, और इस प्रश्न का आंसर क्या है, टीन की तुलना में जो है कि जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से इस प्रश्न का सोर्स क्या है, तो इस प्रश्न का जो है कि सोर्स यही है कि क्लास 10th की एनसीईआरटी और चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे, और चैप्टर नंबर 3 क्या है, धातु एवं अधातु। और यहीं से देखिए एक और प्रश्न आपके टीआरई 3 में पूछा गया था, जिसको मैं कल बताऊंगा, और यहाँ पे आज भी देख लीजिए। देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है टीआरई 3.0 पीआरटी में कि लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो लौह स्तंभ फ्रेंड्स दिल्ली में स्थित है,
और ये आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु नामक चैप्टर में जो है कि लौह स्तंभ का उल्लेख भी किया गया है। तो यहीं से ये प्रश्न देखिए टीआरई 3.0 री एग्जाम पीआईटी भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब आपके आते हैं आंसर पे। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, लोहे एवं इस्पात, थोड़ा सा मैं जूम करूँगा, यहाँ पे देखिए, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते और जिंक, देखिए जस्ता और जिंक दोनों एक ही है, कि पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहते हैं। और देखिए जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा और इस चैप्टर के लास्ट में जो है कि 3-4 जो है कि बहुविकल्पी प्रश्न दे देता है। और इसमें देखिए खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय जो है कि टीन का लेप होता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर क्या है? टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। देखिए मैं टीआरई 1 पीआरटी फर्स्ट शिफ्ट भी लिखा हूँ और ये आपके टीआरई 2 में भी प्रश्न पूछा गया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स सोर्स आपके यही हैं। बस आपको देखिए किसी अगर आप सोचेंगे कि कोई कॉमन जीके जीएस की बुक को रख के हम लोग पढ़ लें, तो वैसे भी सभी किताबें अच्छी होती हैं फ्रेंड्स, लेकिन एनसीईआरटी से डायरेक्टली प्रश्न उठाए जा रहे हैं। देखिए धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो धातु निष्कर्षण में जो है कि निम्नलिखित में से जो है कि इसमें कोक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और इसका सोर्स की बात करेंगे तो जैसे ही आप जाएंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी, देखिएगा यहाँ से कितने नंबर का, 47 नंबर का प्रश्न है। क्लास 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 है, क्या है? तो धातु एवं अधातु। और यहीं से ये प्रश्न जो है कि बनाया गया है। यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, धातुओं का निष्कर्षण। तो धातुओं का निष्कर्षण किन धातुओं में होता है, किन के द्वारा होता है? यहाँ पे इसको जब आप पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को, तो यहाँ से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या है? धातुओं के निष्कर्षण में कोक का उपयोग किया जाता है। और कोक क्या है? तो फ्रेंड्स कोयले का ही एक उत्पादित रूप है। और यहाँ से देखिएगा, माचिस के डिब्बी में रगड़ने वाली सतह मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? यानी कि ये तो बेसिक प्रश्न है फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी कॉमन जो है कि एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे होंगे तो ये आपको पता होगा कि जो माचिस की जो डिब्बी होती है उस पर जिस पे हम तिल्ली को रगड़ते हैं तो उस पर फास्फोरस जो है कि रासायनिक फास्फोरस नामक पदार्थ लगा होता है, जो देखिए भूरा कलर का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो इस जो है कि प्रश्न का जो है कि आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा 52 नंबर का प्रश्न, किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, यानी कि ईंधन को किस में मापा जाता है? तो उसके कैलोरी मान में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बेसिक प्रश्न है। आप जो है कि क्लास 8th 9th और 10th की एनसीईआरटी को जब आप पढ़े रहेंगे तो आराम से जो है कि आप प्रश्न को बना पाएंगे। यहाँ से देखिएगा 55 नंबर का प्रश्न, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो इसमें जो है कि देखिएगा यहाँ पे प्रश्न देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितने जोड़ी होती है? एक जोड़ी होती है कि दो जोड़ी होती है कि तीन जोड़ी होती है? तो इसमें लिंग गुणसूत्रों की संख्या जो है कि एक जोड़ी होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए। और इसका सोर्स देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जब आप जाइएगा इसमें कौन से नंबर का प्रश्न है थोड़ा एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे 55 नंबर का। तो जाएंगे आप क्लास 10th की एनसीईआरटी और चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 देखिए अनुवांशिकता। और अनुवांशिकता से एक प्रश्न आपके पीआरटी में ज़रूर पूछा जाता है, जो कि बहुत ही बेसिक है। 2 या 3 पेज का ये चैप्टर है और इससे प्रश्न बन रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा मैं टीआरई 2.0 पीआरटी भी लिखा हूँ, यानी कि यहीं से आपका जो है कि इस प्रश्न का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़ी होती है, लेकिन जो लिंग को निर्धारित करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं उनकी जोड़ा जो है कि एक युग्म है, यानी कि परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यानी कि एक युग्म यानी कि एक जोड़ी होती है जो लिंग का निर्धारण करते हैं। तो उन गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है? तो एक जोड़ी होती है। तो यहाँ पे इसका जो है कि राइट आंसर आपको मिल गया होगा और यहीं से जो है कि ये प्रश्न बनाया गया था। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है?
तो इसमें फ्रेंड्स देखिए सेम यही प्रश्न घुमा कर थोड़ा पूछ दिया गया है। अभी मैं ऊपर एक प्रश्न बताया था कि उच्चतम ऊर्जा या सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग, तो वो है क्या, तो बैंगनी है। लेकिन इसमें बैंगनी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, नीला है। यानी कि सबसे उच्चतम जो है कि ऊर्जा किसकी होती है, तो नीले रंग प्रकाश की होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए वहीं से प्रश्न है और बिल्कुल यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए पर्दे पर दिखने वाले वर्णों का क्रम क्या है, तो दिखाई देने वाले विभिन्न वर्णों का क्रम, सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग बैंगनी है और बैंगनी के बाद जामुनी है और जामुनी के बाद नीला है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस में बैंगनी भी नहीं था और जामुनी भी नहीं था, इसलिए नीला जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं से ये भी प्रश्न पूछा गया था और मैं बिल्कुल लिखा भी हूँ और यहाँ से एक लाइन में आप यहाँ से याद भी कर सकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम अपवर्तित होने वाला रंग है और बैंगनी सबसे ज़्यादा, और बैंगनी के बाद जामुनी और जामुनी ऑप्शंस में नहीं रहेगा तो नीला। तो यहाँ से ये प्रश्न का जो है कि आंसर आपको मिल गया होगा। और यहाँ से देखिए पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो जो है कि फ्रेंड्स जो पेंसिल का जो नुकीला भाग होता है जिससे हम लिखते हैं वो किससे बनाया जाता है, यानी कि उसको बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। बेसिक सा प्रश्न है, आपको कॉमन अगर साइंस होगा, कॉमन जो अगर सेंस होगा तो आप जो है कि इस प्रश्न को बना लेंगे। लेकिन हम लोग सोर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से सबसे पहले ये किस नंबर का प्रश्न है, तो ये है 58 नंबर का प्रश्न। जब आप क्लास 10th की NCERT चैप्टर नंबर 4 देखिए कार्बन एवं उसके यौगिक, तो यहीं से ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। और देखिए ग्रेफाइट की संरचना, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से बच्चा जो है कि लिख रहा है, यहाँ पे देखिएगा बच्चा जो है कि लिख रहा है और यहीं से पेंसिल से लिख रहा है और इसी के बारे में यहाँ से बताया गया। देखिए ग्रेफाइट की संरचना, अब यहाँ से ये पता आपको यहाँ से क्या चलेगा, देखिए जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है और पिछले अध्याय में आपने जिन अधातुओं के बारे में अध्ययन किया उसके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ से जो है कि ये प्रश्न पूछा गया था और यहाँ से चिकना और फिसलनशील होता है, यानी कि ग्रेफाइट जो है कि कैसा होता है, चिकना और फिसलनशील होता है। और देखे होंगे आप जो है कि फिसलनशील होता है, इसीलिए इसको पेंसिल के नुकीले भाग को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से ये प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। और ये सारे प्रश्न ये देखिए ये भी प्रश्न आपके TRE 2.0 PRT में पूछा गया था। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 अंश के कोण को आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 60 अंश होता है। इसको हम जो है कि चैप्टर वाइज पढ़ाए हैं तो वहाँ से इसको हम बताए हैं, ठीक है। अब देखिएगा 60 नंबर का प्रश्न, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। तो संकुचन और विस्तार की गति, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है फ्रेंड्स क्रमाकुंचन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्रेंड्स वो कोई चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, 2 या 3 प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिनके बारे में शायद आपको पता भी ना हो और पता भी होगा तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। 2-3 प्रश्न आपको ऐसे मिलते हैं, तो उससे आपको घबराना नहीं है। और जो है कि यहाँ से देखिएगा मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, तो मस्तिष्क जो है कि वो भाग जो रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं वो भाग कौन कौन से हैं, तो वो भाग हैं फ्रेंड्स पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ये जो है कि क्या करते हैं, तो ये मस्तिष्क के वो भाग हैं जो रक्तचाप को जो है कि नियंत्रित करते हैं। तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से देखिए लास्ट नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, तो ये जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, रोलिंग घर्षण। देखिए फ्रेंड्स फिसलन होता है, जब आप जो है कि स्लिप करते हैं, कहीं फिसलते हैं तो उसमें घर्षण होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। और स्थैतिक में इसमें घर्षण ज़्यादा होता है। और रोलिंग में देखिए ये रोलिंग होता है और ये रोलिंग जो चक्का होता है तो इसमें घर्षण जो है कि बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे कम घर्षण किस में होता है,
तो रोलिंग में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बी जो है कि राइट आंसर हो। देखिए फ्रेंड्स, अब आपने टीआरई 3 देख लिया, टीआरई 2 देख लिया, अब देखिए टीआरई 1 के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। देखिए टीआरई 1 में जो है कि एक ही चैप्टर से क्लास 10th की एनसीईआरटी में लगभग 12 प्रश्न पूछ लिए गए थे। अभी हम लोग उन्हीं को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये टीआरई 1 का ही प्रश्न है, पीआरटी का साइंस में। देखिए फ्रेंड्स, 91 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य होता है? तो उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इसको जब आप लोग देखेंगे तो देखिए ओजोन स्तर का, देखिए वायुमंडल में उच्च ऊर्जा स्तर पराबैंगनी यूवी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं के ओजोन बनाती है। तो पराबैंगनी, तो यहाँ से जो है कि आपका राइट आंसर क्या है? पराबैंगनी। यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब आप क्लास 10th की एनसीईआरटी में लास्ट वाला चैप्टर देखेंगे और यहीं से आपका टीआरई 3 का भी एक प्रश्न पूछ लिया गया था, तो यहीं से सारे प्रश्न आपके बन रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये टीआरई 1 में 2 प्रश्न आपके पूछ लिए गए थे। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह देखिए एक दिशीय होता है। और ये देखिए 96 नंबर का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? तो एक से अधिक जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए इन दोनों प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय अथवा एक ही दिशा में होता है। और देखिए जैसे ही ये चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, देखिए यहाँ से सूक्ष्म जीव, देखिए जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव। देखिए परितंत्र के संघटक क्या है? देखिए परितंत्र के संघटक क्या है? पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव एवं मानव। तो यहीं से देखिए क्लास 10th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 और इसी चैप्टर से आपके टीआरई 1 में, पीआईटी में साइंस और ईवीएस के मिला के लगभग 12 से 15 प्रश्न पूछ लिए गए थे। तो यहाँ पे जो है कि आप देख लीजिए, ये आपका जो है कि प्रश्न क्या पूछा गया था। एक तो यहाँ से एक दिशी वाला, और देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जंतु, पादप एवं सूक्ष्मजीव, तो तीनों ऑप्शन में है। तो यहाँ से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 प्रश्न आपने देख लिया टीआरई 1 का। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखिए यहाँ से 2 प्रश्न यहाँ से लगातार 98 और 99। देखिए निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? तो पादप, हिरण और शेर करता है। और देखिए यहाँ से पर्यावरण में प्लास्टिक की प्रक्रिया विघटित नहीं होगा। तो ये है आपका, जो कि इसका राइट आंसर क्या है? तो 98 का ऑप्शन नंबर ए है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ से एक प्रश्न आपका यहाँ से ठीक है, इसी आधार पे। और देखिए एक प्रश्न आप जब आप जाएंगे यहाँ से, तो देखिएगा यहाँ से ध्यान से देखिएगा। देखिए मानव निर्मित पदार्थ जैसे प्लास्टिक अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृतक जीवों द्वारा नहीं होता है। तो यहाँ से मृतक जीवों द्वारा नहीं होता है। और इसका भी जो है कि राइट आंसर क्या था? मृतक जीवी। ठीक है, तो इस ये भी प्रश्न आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी से ही, और चैप्टर नंबर किस से? तो चैप्टर नंबर जो है कि 13 से पूछ लिया गया था, क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस से। ठीक है, तो सारे प्रश्न आपके यहीं से हैं। और एक प्रश्न आपका जो है कि पादप, हिरण, शेर था, और उसमें पादप, हिरण, बाघ था। तो आप जो है कि उसी आधार पे प्रश्न को कर सकते थे। यहाँ से देखिए और प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ से 101 और 102 प्रश्न, देखिए टीआरई 1 का ही ये दोनों प्रश्न हैं, पीआरटी में पूछ लिए गए थे। देखिए आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, तो आहार जाल कहा जाता है। और हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में, देखिए टीआरई 3 स्टार्ट में ही बताया था कि आप जब टीआरई 1 में 102 नंबर का प्रश्न जब आप जाएंगे, तो ये 1%, देखिए हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो 1%, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखिए इन दोनों प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। देखिए ये मैं टीआरई 1 यहाँ पे भी लिखा हूँ। देखिए शाखान्वित श्रृंखलाओं को एक जाल बनाते हैं जिसे आहार जाल कहते हैं। और यहाँ भी मैं टीआरई 1 लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक दिशी वाला प्रश्न पूछ लिया गया था। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ से एक और प्रश्न, देखिए मैं 102 नंबर का प्रश्न स्टार्टिंग में ही आपको बताया था।
ठीक है। देखिए, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न इसी चैप्टर से, चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th की एनसीईआरटी। देखिए यहाँ से आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए यहाँ से देखिए प्रथम उत्पाद पोषी स्तर स्वपोषी होते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न 104 नंबर का। और देखिए, और फ्रेंड्स हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर वाइज प्रूफ के साथ में। वो भी आप देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। चैप्टर वाइज पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ से देखिए TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के PYQs के जो है कि क्वेश्चंस पेपर फाइनल आंसर की के साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं। वहाँ से जो है कि आप डाउनलोड कर लीजिए। पूछे गए हैं TRE 1 में। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये आपके ये सबसे पहले ये प्रश्न आपको दिखा दूं। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो फ्रेंड्स, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। अब ये प्रश्न आपका अगर TRE 1 में पूछा गया है साइंस में, तो ये कहाँ से पूछा गया है? तो बेहतरीन सोर्स यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे। देखिए ये क्या है? तो क्लास 10th की एनसीईआरटी है, जिसमें पहला ही चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और देखिए, जैसे ही ये पहला चैप्टर खत्म होता है, तो इसमें अभ्यास के तौर पे 2 या 3 या बहुविकल्पी प्रश्न दे देता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? सही उत्तर का निशान लगाएं। देखिए, यहीं से डायरेक्टली प्रश्न उठाया गया है और ऑप्शंस का भी हेरफेर नहीं है। और इसका राइट आंसर क्या है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें भी देखिएगा क्या हो रहा है। तो इस प्रश्न में भी फ्रेंड्स यही हो रहा है। इसमें भी देखिएगा हाइड्रोजन गैस और आयरन आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो ये 27 नंबर का प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। 27 का जो है कि राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो लगभग हम लोग TRE 1 के में 15 प्रश्न पूछे गए थे। उन सभी 15 प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ से खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि? तो क्योंकि इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है। टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और इसका भी हम लोग श्योर से देखेंगे। तो देखिएगा, जैसे ही आप जो है कि चैप्टर नंबर कौन सा खोलेंगे, तो जब क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस में जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 है धातु एवं अधातु। और इसी चैप्टर में जैसे ही ये खत्म होता है, तो अभ्यास के तौर पे देता है। यहाँ पे आपको शायद दिख भी रहा होगा, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको इस वीडियो में PYQs के प्रश्न भी मिल जाएंगे। और एनालिसिस के तौर पे आपको यहाँ पे एनालिसिस ये कर लेना है कि किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कहाँ इसका सोर्स क्या है। तो देखिएगा, अब हम लोग लगातार इस वीडियो को देखेंगे। देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, जो कि TRE 1 में पूछा गया था। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पोटेशियोमीटर और वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापते हैं किससे? तो गैल्वेनोमीटर में। और एम्पियर में भी मापते हैं और गैल्वेनोमीटर में भी मापते हैं। इसका सोर्स क्या है? तो जैसे ही फ्रेंड्स आप क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस खोलेंगे, चैप्टर नंबर 11 है। तो चैप्टर नंबर 11 जब आप खोलिएगा, तो देखिए यहाँ से देखिएगा, विभवांतर की एक यंत्र द्वारा की जाती है, जिसे वोल्ट मीटर
कहते हैं। तो यहाँ से इस चैप्टर को जब आप पढ़िएगा तो ये प्रश्न का आंसर भी आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ से एक और प्रश्न पूछा गया था टीआरई 1 में साइंस का, चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र फ्रेंड्स है एक सदिश राशि है या सदिश मात्रा है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न का सोर्स कहाँ से है? तो इस प्रश्न का सोर्स जैसे ही आप क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस में जाइएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव नामक चैप्टर है और चैप्टर नंबर 12 है। यहाँ से आप जो है कि देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है, यहाँ से देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। यानी कि देखिए जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होंगे वो क्या होते हैं? तो वो सदिश राशि होते हैं। तो यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था। तो ये सोर्स भी है और यहाँ से देखिएगा ये भी आपके टीआरई 1 में पूछा गया था साइंस में। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार जो है कि ये किस स्थिति में धकेल सकता है? तो ये खड़े होने की स्थिति में वो ज़्यादा भार धकेल सकता है। तो ये बेसिक सा प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था टीआरई 1 में साइंस में। और यहाँ से देखिए प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग प्रकाश कौन सा है? तो ये बैंगनी है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर है। और इसका जो है कि सोर्स कहाँ से है? तो जैसे ही आप जो है कि क्लास 10th की एनसीईआरटी खोलिएगा और चैप्टर नंबर कौन सा है? तो चैप्टर नंबर 10 है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो यहाँ से आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा ये अपवर्तित होने का वर्डों का क्रम है। और यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा अपवर्तित होने वाला रंग कौन सा है? बैंगनी है। और यहाँ से देखिए नीचे भी दिया गया है लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है और बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। तो यहाँ से ये आपका राइट आंसर निकल के आ जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे 21 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए मिट्टी के मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह में कैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो इसमें फ्रेंड्स वो क्या करेगी? तो गिरेगी। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी है। देखिए सभी आंसर आपको फाइनल आंसर के साथ में बताया जा रहा है और फ्रेंड्स बेहतरीन सोर्स भी बताया जा रहा है। तो इसी तरह मैं टीआरई 2 और टीआरई 3 के पीआईटी के साइंस के प्रश्नों का एनालिसिस डेली करूंगा। और यहाँ से देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका जो है कि पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो रक्त प्लाज्मा का जो है कि मान जो है कि पीएच मान 7 से अधिक होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और इसका जब सोर्स हम लोग देखेंगे तो यहाँ से देखिए जैसे ही आप क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 खोलिएगा, अम्ल क्षारक एवं लवण, तो यहाँ से देखिए रक्त का जो है कि पीएच मान कितना दिया गया है? 7.4 यानी कि 7 से अधिक। तो इन दोनों का जो है कि पीएच मान 7 से कम होता है और गैस्ट्रिक जूस का मान 7 से कम होता है और सिरका का भी मान 7 से कम होता है। लेकिन फ्रेंड्स रक्त प्लाज्मा प्लाज्मा का मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। ये आपने सोर्स भी यहाँ पे देख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। तो नाभिक दूरी देखिए सभी लोग इसमें ऑप्शन नंबर सी को टिक कीजिएगा क्योंकि आयोग भी माना था ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसका सोर्स कहाँ से है? तो यहाँ से देखिएगा लगभग गोलाकार होती है, इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है, लेकिन आपके ऑप्शंस में 2 सेंटीमीटर दिया गया था तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर मान लिया गया था आयोग के द्वारा। तो ये कहाँ से है? तो जब आप खोलिएगा चैप्टर नंबर कौन सा? तो चैप्टर नंबर जब आप 10 खोलिएगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार क्लास 10th की एनसीईआरटी में, तो यहाँ से ये जो है कि प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। और देखिए शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूड़ जो है कि बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। और इसका भी सोर्स अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो देखिएगा यहाँ से बुझा हुआ चूना है और यहाँ पे H2O है और H2O की जगह पर हम लोग क्या करेंगे? तो Cl2 को जब Cl2 की जब अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें हमें विरंजक चूड़ प्राप्त होगा। देखिए सी यहाँ से देखिएगा ध्यान से
यहाँ से जब आप देखिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए CaO ये बूझा चूना है, और इस पे क्लोरीन गैस का जब कराएंगे, इसमें Cl2 का जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो CaO बनेगा, और यहाँ से Cl2 का होल ट्वाइस बनेगा, और यही है हमारा क्या, तो यही है हमारा विरंजक चूर्ण है। तो यही फ्रेंड्स बेसिक सी विरंजक चूर्ण है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और यहाँ से देखिए, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आनुवांशिकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है, 25 का बी राइट आंसर है। और इसका जब आप सोर्स देखेंगे तो क्लास 10th की एनसीईआरटी में जब आप चैप्टर नंबर कौन सा खोलेंगे, चैप्टर नंबर 8 खोलेंगे, जिस चैप्टर का नाम ही है आनुवांशिकता। तो यहाँ से जब आप देखिएगा, जनन प्रक्रम, जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन अभिकल्पना का होना। तो आनुवंशिकता नियम इस बात पर निर्धारित करते हैं कि जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशांगत होते हैं। तो यहाँ से इस प्रश्न का राइट आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए, सभी प्रश्न अब तक आपके टीआरई 1 के जितने हमने बताए, सभी जो है कि आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस से पूछे गए हैं। तो इसी तरह मैं जो है कि टीआरई 2 का भी एनालिसिस करूंगा। देखिए, 26 नंबर का प्रश्न, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात। तो 26 का जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अब इसका सोर्स क्या है, तो जब आप क्लास 10th की एनसीईआरटी का साइंस जब आप खोलिएगा, चैप्टर नंबर कौन सा, तो चैप्टर नंबर जब आप खोलिएगा 11, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ से विद्युत परिपथ की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। और एमीटर सदैव परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है, इसे श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में, और यहाँ से जब आप देखेंगे आगे जाएंगे सोर्स में, तो देखिएगा यहाँ से संयोजनों पर ओम के नियम को किस प्रकार अनुप्रयुक्त किया जाता है, तो श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाना। तो ये यहाँ से आपका जो है कि आंसर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से जो है कि क्या होता है, तो इसमें जो है कि होता है हाइड्रोजन गैस, और जो है कि आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स ये बिल्कुल राइट आंसर है। और इसी तरह इसका सोर्स क्या है, तो देखिएगा, जैसे आप जो है कि यहाँ से जाएंगे, मैंने सबसे पहले ही बता दिया था, जब आप चैप्टर नंबर 1 खोलेंगे और उसके लास्ट में जाएंगे तो उसमें अभ्यास के तौर पे दिया गया है। और यहाँ से देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर का निशान लगाइए। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए, मैं टीआरई 1 पीवाईक्यू भी यहाँ पे लिख दिया हूँ अपने बुक में। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय और टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों, तो जो है कि इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, और टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। और इसका भी सोर्स देखिए, जैसे आप क्लास 10th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 खोलेंगे, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो यहाँ से देखिए, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि क्योंकि देखिए, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो यहाँ से देखिए, मैं टीआरई 1 पीवाईक्यूज भी लिख दिया हूँ आपके जो है कि सुविधा के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो फ्रेंड्स देखिए, अंडाशय के द्वारा जो है कि डिंब का निर्माण भी होता है, और प्रोजेस्टेरोन का स्राव भी होता है, और एस्ट्रोजन का स्राव भी होता है। देखिए, अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, और इसमें जो है कि डिंब का निर्माण होता है, और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, और एस्ट्रोजन का स्राव, यानी कि आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसका सोर्स भी फ्रेंड्स यहाँ से जब आप देखिएगा, तो देखिए, मादा में एस्ट्रोजन का स्रावण होता है। तो यहाँ से एक ऑप्शन यहाँ से मिल गया। और देखिए, एक ऑप्शन यहाँ से अंडाशय, और अंडाशय देखिए इसका कार्य क्या है, देखिए कार्य क्या है, मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन। तो ये अंडाशय का कार्य है। और यहाँ से देखिए, मादा जनन कोशिकाओं तथा अंड कोशिका का निर्माण कहाँ पर होता है, तो अंडाशय में होता है।
और देखिए जैसे ही ये नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर खत्म होता है क्लास 10th का, जब आप खोलिएगा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 और 7, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से निम्नलिखित में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका जो है कि भाग नहीं है, क्योंकि ये नर जनन तंत्र का भाग है। और यहाँ से अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी, तो यहाँ से ये प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में फ्रेंड्स होता है टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। और इसका सोर्स देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जब आप क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 खोलेंगे, अम्ल क्षारक क्षारक एवं लवण, तो देखिए यहाँ से ब्रैकेट में करके दिया गया है। और यहाँ से देखिए टीआरयू 3 में ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अम्ल है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो सिरका देखिए अम्ल की कैटेगरी में आता है। और अम्ल क्या करता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और देखिए इमली में कौन सा जो है कि अम्ल होता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। और ये देखिए टमाटर में कौन सा, तो ऑक्जेलिक अम्ल। ये आपके 6 to 8 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से एनालिसिस किया गया है। और देखिए कोलिफॉर्म क्या होते हैं, तो कुछ प्रश्न, 1 या 2 प्रश्नों के आपके आंसर इस बुक में नहीं मिल पाए हैं। और यहाँ से देखिए कोलिफॉर्म क्या होता है, तो कोलिफॉर्म होता है फ्रेंड्स प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप कमेंट करिएगा। और